अब से आधे घंटे के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम अध्यक्ष बनने की रेस में फिलहाल आगे चल रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपने नाम की किसी भी तरह की चर्चा की अटकलों से इनकार कर रहे हैं। वहीं अब से कुछ ही देर पहले जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को 27% और अग्रणी जातियों को 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत हुआ। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे इस बैठक में कुछ नारे भी बुलंद किए गए। कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष पर फैसला संभव है, लेकिन जब नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी गई। 2024 का पीएम नीतीश जैसा हो, इस तरीके के नारे बुलंद होने लगे। जो उत्साही कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड को वहां पर मौजूद थे, वो नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के नारे लगाने लगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। इस बीच प्रशांत, सबसे पहले तो जो नारेबाजी हुई उसी को लेकर मेरा सवाल है, क्या इसे माना जाए कि सिर्फ ये कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं का उत्साह है या फिर पर्दे के पीछे कुछ कहानी भी नजर आ रही है? नहीं अखिलेश, आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की, और उनके सबसे बड़े नेता, सबसे जो बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, वो यहाँ पहुंचे तो जाहिर तौर पे जो उत्साही कार्यकर्ता होते हैं वो तरह तरह के नारे लगाते हैं। जो अभी जो केंद्र की राजनीति है, जहाँ जिसमें एनडीए में जेडीयू है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इस तरह का कोई स्थान रिक्त नहीं है। नीतीश कुमार पहुंचे, काफ़ी भीड़ थी, सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, सारे नेता यहाँ पहुंचे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज चूंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लिहाजा एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है उसके तहत आरसीपी सिंह आज रिजाइन करेंगे, और रिजाइन करने के बाद जाहिर है तब फिर पार्टी का कोई नया अध्यक्ष बनेगा, तो उस पर आज कोई मुहर लग सकती है। हालांकि कई तरह के कयास अखिलेश यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि ललन सिंह अध्यक्ष बन सकते हैं, दूसरा ये कि एक अध्यक्ष बने, दूसरा एक कार्यकारी अध्यक्ष बने। वैसी सूरत में ललन सिंह के अलावा किसी और को भी बनाया जा सकता है। अति पिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार पहले से करते आए हैं, तो रामनाथ ठाकुर का नाम उसमें आ रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको बनाया जाएगा। उसके अलावा ये भी एक यहाँ पर कयास लग रहे हैं कि चूंकि आज की जो बैठक है वो जिन मुद्दों पर बुलाई गई है वो मुद्दे कहीं पीछे न रह जाएं, गौण न हो जाएं, लिहाजा आज नए अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया जाए। तो हर तरह के कयास और अटकलें लग रही हैं, लेकिन अभी जो ललन सिंह हैं उनका नाम अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, सबसे प्रबल दावेदार वो माने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है, उसके अलावा रामनाथ ठाकुर का भी नाम चल रहा है। और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल जिन दो चेहरों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, जेडीयू का अध्यक्ष अगला कौन होगा, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। एबीपी न्यूज ने उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में ये चर्चा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं जेडीयू के। कुशवाहा जी, क्या आप भी रेस में हैं? नहीं, हम कोई रेस में नहीं हैं। चर्चा भी आप लोग करते हैं, मीडिया के बंधु करते हैं, इसलिए उस तरह की चर्चा का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस पर क्या बात की जा सकती है। लेकिन आरसीपी सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो वो हटेंगे तो कोई तो नया बनेगा, वो आज फैसला हो जाएगा उस पर। नहीं, देखिए अब क्या कुछ होना है मीटिंग में, अब थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए ना, उसमें क्या लगता है, कुछ ही घंटों का मामला है, तो उसमें आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। वैसे एजेंडा क्या रहेगा आज की बैठक में? मुख्य तौर पर किन चीज़ों पे बात होगी? देखिए, किसी भी बैठक में कुछ एजेंडा घोषित होता है, कुछ एजेंडा उस समय भी आता है, किसी भी बैठक के लिए, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, बाकी जगह भी। तो जो घोषित एजेंडा है उसके हिसाब से विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होना है
पार्टी के संगठन का विस्तार है, सदस्यता इत्यादि है, तो इन मुद्दों पर विचार होना है। इसके अतिरिक्त मुद्दे भी आएंगे तो उस पर विमर्श होगा। अतिरिक्त मुद्दे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव? नहीं, अतिरिक्त मुद्दा में कौन कौन मुद्दा आता है वो तो उस समय ही बात करने के बाद बात की जा सकती है। आखिरकार क्या जातीय जनगणना चूंकि का मुद्दा आप लोगों के लिए बड़ा है, क्या उस पर भी आज कोई रिजोल्यूशन आएगा, कुछ बातें रखी? निश्चित रूप से जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। जातीय जनगणना आवश्यक है। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का यह डिमांड है, बल्कि कई अवसरों पे देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं ने कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, कि उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। दरअसल जेडीयू में जो अलग अलग पद हैं, बड़े पद हैं, पार्टी से आखिर किसका प्रतिनिधित्व है वो हम आपको बताते हैं। इसी से जुड़ा हमारा चूंकि अगला जो सवाल है वो भी होगा, आप समझिए जरा इस चीज को। जेडीयू का जो लव कुश समीकरण है आपके सामने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अब ललन सिंह के नाम को कयास लगाया जा रहा है। और इससे जुड़ा ही सवाल प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल के साथ, क्या अब यह कोशिश जेडीयू की तरफ से की जाएगी, चूंकि एक जाति विशेष के लोग ही तमाम पदों पर काबिज हैं, तो सवर्णों को साधा जाए ललन सिंह के जरिए? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ललन सिंह को लेकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न करें। जब कैबिनेट में विस्तार हो रहा था उस समय ये माना जाता था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह ये दोनों प्रमुख दावेदार हैं केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और पिछली बार जब 2019 में मोदी सरकार आई थी, तब जब मंत्रिमंडल बना था उस वक्त भी ये कयास लग रहे थे। लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में किसको बनाया जाए मंत्री, ये तय नहीं हो पाया, तो जेडीयू शामिल ही नहीं हुई थी मंत्रिमंडल। इस बार चूंकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं तो ये कयास लग रहे थे कि चूंकि ललन सिंह काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, कई सालों से उनके साथ हैं, तो नीतीश कुमार को उन पर भरोसा है, तो कुछ न कुछ ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार जरूर करेंगे, पार्टी में कोई पद देंगे। तो अब जबकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं, लिहाजा ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया जाए, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जिस सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं आप अखिलेश, उसमें जो चारों नाम लिए, चारों पद बल्कि मैं कहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, अभी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के जो जेडीयू के अध्यक्ष है, स्टेट प्रेसिडेंट है, वो सब या तो लव कुश जो आपने कहा समीकरण, कुर्मी या कोयरी जाति से आते हैं। तो अब जरूर कोशिश ये हो सकती है कि एक अगड़ी जाति को एक पद दिया जाए और उससे दो निशाने साधे जाएं। एक तो अगड़ी जाति का एक प्रेसिडेंट बना, ये बता सकती है पार्टी। दूसरी चीज, ललन सिंह की जो शिकायतें हैं या ललन सिंह को कुछ अगर नाराजगी होगी क्योंकि आरसीपी सिंह मंत्री बने, तो उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ कयास कई लग रहे हैं अखिलेश, और कुछ एक घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अंतिम फैसला मान लीजिए नीतीश कुमार को ही लेना है। थोड़ी देर में मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, जैसे ही कोई और जानकारी होगी आपको बताएंगे। फिलहाल लिए चलते हैं, दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत डिफरेंट किस्म का ऑपरेशन, क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया, कल दोपहर में जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है उसके पास से पकड़ा। तो जब तक कल ये पकड़ा नहीं गया था, तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, कल जब तक ये पकड़ा नहीं गया था, इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। इसका कोई भी पॉजिटिव कोरोबोरेशन शक्ल को लेकर के, साथी को लेकर के कल तक नहीं था, कल 2 बजे तक नहीं था। और पिछले 15 दिनों से हमारी टीम पूरे पैशन के साथ 7-8 राज्यों में 10,000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र इसकी खोज में कर चुकी है। शुरुआत इसकी गोवा, अहमदाबाद से हुई, सूरत, राजकोट, भिंड, रतलाम, पुरी, पूर्णिया, लखनऊ, पटियाला, सहारनपुर, हरिद्वार, ये सारी जगह पर हमारी टीम इसके पीछे पीछे, या बल्कि मैं कहूँ उन टेक्निकल गेस एस्टिमेट्स के पीछे पीछे लगी रही। और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर
जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं। उसके पास से वो बरामद हुई है। हमने दोनों मुलजिमों को अरेस्ट किया और इनको कानून के हिसाब से कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मुलजिम की कस्टडी ली गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है और अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है। थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे तो थोड़ा जी जी अनुराधा के बारे में हमको ये पता था कि ये संदीप एलियस काला जठेड़ी से जुड़ गई है, बट हाल फिलहाल में ये इसके साथ है या नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हम गेस एस्टिमेट्स पे चल रहे थे, कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर हमारे पास नहीं था जब तक ये पकड़े गए हैं, या बल्कि मैं कहूँ कि पकड़े जाने के बाद जब सामान की तलाशी हुई है तो कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे हमको ये विश्वास हुआ कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं थी। लेकिन जब तक ये पकड़े गए हैं तब तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निकल आइडेंटिफायर नहीं था। सर बताया जा रहा है कि विदेश में था या इंडिया में था 2020? जी हमारी समझ ये कहती है कि इनके गैंग ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया है। जी हाँ, वो देखिए वो केस जो है उसका अन्वेषण जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है, हमारे बहुत कैपेबल कलीग्स हैं, तो उसके बारे में मेरी ओर से कोई कमेंट देना अनुचित होगा। सर इसके गैंग में कितने मेंबर हैं अभी फिलहाल और अभी तक कितने और वारदातों को अंजाम दिए जो सामने नहीं आ पाए? देखिए दिल्ली में 15 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। दिल्ली से बाहर 4 स्टेट्स में 25 के आसपास केसेस हैं मर्डर, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैब और डकैती के, जिनकी हमें कंफर्म जानकारी है। तो ये तो हो गया इसकी वारदातों का सिलसिला। इससे पहले ये जब पकड़ा गया था 2012 में, तब इसके ऊपर उस समय 34 मुकदमे थे। 2020 में ये भागा, उसके बाद से अब तक 15 केसेस हैं, 15 रजिस्टर्ड FIR से। गैंग मेंबर्स की जहाँ तक बात करें तो शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते हैं। जी पकड़ने से कितने मामले सुलझेंगे आप? देखिए 15 तो मुकदमे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये वांटेड है, जिसमें एक मकोका भी है, और ये मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक हमको समझ में आया है वो ये है कि अनुराधा आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जठेड़ी के संपर्क में आई। सर क्या हाल फिलहाल में कुछ वारदातों में अनुराधा इसके साथ इन्वॉल्व हुई है? अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। कल दोपहर गिरफ्तार हुए हैं, कल रात में आए हैं और आज हम आपसे बात करें, थोड़ा समय देंगे तो हम इसको और विस्तार से बता सकेंगे। जी जी इसमें सोचिए 10,000 किलोमीटर का एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने सफर तय किया, उसके बाद जाकर यह शख्स पकड़ा गया है। काला जठेड़ी कुख्यात अपराधी, फॉरेंसिक साइंस पर आधारित है। यह दर्शकों को अपराध की खबरों को देखने का एक नया नजरिया देगा। टेलीविजन पर ऐसा ना पहले कभी हुआ और ना ही ऐसा पहले कभी आपने देखा होगा। एबीपी न्यूज पर एक ऐसा शो आने जा रहा है जो पहली बार टेलीविजन पर फॉरेंसिक साइंस के जरिए सच दिखाएगा। टेलीविजन पत्रकारिता के लिए एक नई मिसाल है फॉरेंसिक फाइल्स। फॉरेंसिक साइंस के जरिए कैसे बड़े से बड़े अपराधी पकड़े जा सकते हैं, ये आप पहली बार खुद अपनी आंखों से देखेंगे। पहली बार
आप खुद फॉरेंसिक जांच की हर कड़ी को, हर बारीकी को टेलीविजन पर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इन डेप्थ रिसर्च और एबीपी न्यूज की अनुभवी प्रोडक्शन टीम फॉरेंसिक विज्ञान के हर पहलू और हर तकनीक को आपके सामने लाएगी। फॉरेंसिक फाइल्स की हर कहानी में, हर केस में आपके साथ होंगे एबीपी न्यूज के एसोसिएट एडिटर इंद्रजीत राय। फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स की डिग्री ले चुके इंद्रजीत राय इस विषय के रिसर्चर भी हैं और ये पुलिस बल को फॉरेंसिक का प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। फॉरेंसिक फाइल्स में हर शनिवार रात 8 बजे आपके सामने एक नया केस होगा, एक नई कहानी होगी और आपके सामने होगा लाइव इन्वेस्टिगेशन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।